नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। शो है रूबरू। स्वागत है आप सबका। कपड़े, पैरहन, वस्त्र, बहुत सारे नाम हैं अलग अलग। और एकदम अगर हम बेसिक पे जाएं, जैसे किसी व्यक्ति की जब हम उसे परिभाषित करते हैं किसी व्यक्ति को, तो 3 चीज़ बोलते हैं: मन, वचन और कर्म। उसी ही श्रृंखला में मेरे ख्याल से 3 का आंकड़ा आगे बढ़ा तो लोगों ने जोड़ा किसी व्यक्ति के अस्तित्व के साथ रोटी, कपड़ा और मकान। अब रोटी और मकान की चीज़ें तो खैर थोड़ी सी अलग हैं, अब किराए के में भी रह सकते हैं, रोटी भी खैर आप खा ही सकते हैं, मगर कपड़ा एक ऐसी चीज़ थी जो बीच में कहीं डिमिनिश होके रह गई। डिमिनिश किस तरह से होके रह गई? जो ऑथेंटिसिटी थी एक कपड़े की, और खासकर भारत में बने हुए कपड़े की, खड्डी पे बने हुए कपड़े की, यहाँ के जो जो हमारे आर्टिस्ट थे, जो आर्टिसंस थे, उनकी मेहनत की, वो शायद कहीं बीच में कुछ हद तक एक एक कॉमा उसमें लग गया। तो उस कॉमा को, उससे आगे की जो उसकी पटकथा है, उसे लिखने के लिए कुछ लोग फिर उठे, उन लोगों ने काम करना शुरू किया और अब न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी ही कपड़े को, उसी ही एक व्यक्ति को जो पिछली कई जनरेशन से हर एक ताने और बाने में एक इतिहास को पिरोता आ रहा है, उसको आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही शख्स आज हमारे साथ हैं, शख्सियत हमारे साथ हैं सही कहूँ तो, श्री अनिल कुमार अग्रवाल जी। विचित्र एक्सपोर्ट्स के नाम से उनका ये सारा कारोबार भी है और उनका जो पैशन है वो इसी नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में मारवा स्टूडियोज़ में कुछ जो फेस्टिवल्स हुए, उसमें भी उनके ही यहाँ से बने हुए कुछ परिधान, कुछ खासकर साड़ियाँ और उन्हीं से जुड़े हुए कुछ फैब्रिक्स, उन सबको शोकेस भी किया गया। तो वो भी मैं बीच में कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों तक पहुँचे, आप उसे देखें। आज हमारे साथ हैं और बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, मुझे ज़्यादा समझ है नहीं, मैं अपनी समझ भी बढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा आपकी भी बढ़े। सर बहुत-बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। अ, जिस ताने-बाने की बात अभी मैं कर रहा था कि एक कोई आर्टिस्ट जो है एक ताना और बाना बुनता है, उसमें कहानी होती है। अ, ये जो कपड़े की खासकर कहानी थी, ये जो फैब्रिक की जो कहानी थी, जो हैंडलूम की कहानी थी, इसमें आपकी नज़र में पहला कारण वो कॉमा, वो अल्पविराम लगने का क्या था? सबसे बड़ा कारण एक रहा है कि पीछे अभी 10 साल पहले की अगर हम देखें तो कुछ सरकारों की तरफ से उदासीनता भी एक सबसे बड़ा कारण इसमें रही। जो हमारे बुनकरों के प्रति जो उपेक्षा रही या उनको एक एक तरीके से कहा जाए जो शोषण किया गया, जो आगे नहीं आने दिया, वो सबसे बड़ा कारण रहा। हमने बजाय अपनी परंपरा को, वस्त्र की परंपरा को या उसकी एक कारीगर बुनकर की दक्षता को छोड़ के हमने मात्रा पे, क्वांटिटी पे और जो एक कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा के दामों पे, उस पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की गई जो जैसे सरकार की तरफ से कुछ इनाम वगैरह भी दिए जाते थे, पुरस्कार दिए जाते थे, पर वो एक पुरस्कार ही बन के रह जाते थे। जो सबसे बड़ा हमारा रहा कि एक जो नीतियां रहीं पहली सरकारों की, वो विदेशों से बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रभावित रहीं और उन्होंने उनके इंटरेस्ट को यहाँ लाके किया। जिस तरीके से आज़ादी से पहले किया था, जब गांधी जी ने शुरू किए थे कि अपने हाथ से हम वस्त्र बनाए, तो एक तरीके से मैं तो ये कहूँगा कि वो ही धीरे 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 ऐसा एक वातावरण बनाया गया कि वो बुनकर अपने आप को हीन समझने लगे। मतलब मेरे को ये कहा जाएगा कि उनको लगा कि हमारा राष्ट्रीय पटल पर या एक समाज में एक भागीदारी कम है। दूसरी पिछली कुछ सालों पहले ये रहा कि जो नीतियां आई, जो कारीगरों के काम करने की नीतियां आई, वो बहुत आई, जैसे चाइल्ड लेबर। ये अब हमारे इसमें वस्त्र परंपरा में ये है कि जो बच्चा 13-14 साल का होता है तो वो अपने माता पिता के साथ धीरे धीरे काम, धागा उठा के देना, धागा खींचना, माँ के साथ लड़की रंग रही है, या आप कच्छ में चले जाओ तो सारी लेडीज टाई एंड डाई करती हैं, तो वो अपने गीत गा रही हैं दोपहर में खाना बनाने के बाद और अपना काम कर कल्चरल रही चीज़ है वो सारी कल्चर, जितना भी इंडियन जो हिंदुस्तानी जो वस्त्र परंपरा रही है या जो वस्त्र चले हैं, वो सारा एक पारिवारिक, सामाजिक और एक सांस्कृतिक तौर पे चला है। वो एक
कभी भी वस्त्रों का उत्पादन हिंदुस्तान में एक जिसे कहते हैं कमर्शियल एस्पेक्ट के लिए नहीं लिया गया, उसमें एक अपना एक आंतरिक वो शामिल था। क्योंकि जितनी भी गांव की औरतें होती थी, आज देखिए आज भी हमारे जो बुनकर हैं उसमें तकरीबन तकरीबन 40-45% महिलाएं हैं जो कि अपने पति के साथ, बेटे के साथ उनका काम करती हैं। मतलब उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, चरखे पे धागा बनाना, कपास से धागा खींचना या उसको डाई कराना या सुखाने में देना, तो आप उनके जो काम को आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे आया कि जी 14 साल की उम्र से आदमी काम शुरू करता था, 30 साल की उम्र तक जाके वो परफेक्ट मास्टर क्राफ्टमैन या जिसे आप कहते हैं कि दक्ष दक्ष बुनकर वो बनता था, दक्षता प्राप्त कर लेता था। आज की डेट में अगर हम वर्तमान में देख रहे हैं तो हमारे साथ इतनी समस्याएं आ रही हैं कि हमारे पास 30 साल की उम्र से कम के बुनकर नहीं है। आज हमारे साथ इस हिंदुस्तान की परंपरा को खत्म होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास आज जो 14 साल की उम्र से जो शुरू होते थे वो हमारे पास कारीगर नहीं है जी। शिक्षा का भी प्रसार हुआ है। दूसरा क्या है कि एक वस्त्र बनाने की परंपरा को छपाई ले लीजिए, टाई एंड डाई ले लीजिए, वीविंग ले लीजिए, इसमें बच्चों का एक बड़ा ना एक तरीके से जिसे कहते हैं कि इग्नोरेंस भी कह सकते हैं और एक उनका इस चीज में इंटरेस्ट ना होना भी कह सकते हैं। तो आज की डेट में मुझे आगे कई बार डिस्कशंस में होता है, मैं ये कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान का जो वस्त्र है, जो हिंदुस्तान का कपड़ा जो है, वो हमारे सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी है। चाहे वो वस्त्र परंपरा में ले लीजिए, चाहे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में ले लीजिए, या एक समाज की अर्थव्यवस्था के तौर पे भी ले लीजिए, कि वो सिर्फ एक कपड़ा बनाना ही नहीं है उनका काम। एक जो अपना एक पार्टनरशिप है, एक जो अपना हिस्से का योगदान है, वो भी है इंडियन कल्चर में। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं। अब जैसे देखिए, मैं लोगों को कहता हूँ, हमने हमारे तेलंगाना में, आंध्रा में बहुत सारे हमने बुनकर तैयार करे हैं जो कि विदेशों से जो डिज़ाइन आ रहे हैं। अब मैं जो है इंडोनेशिया के इकत डिज़ाइन आते हैं, डबल इकत डिज़ाइन आते हैं, जैसे ये मैंने पहना हुआ है डबल इकत डिज़ाइन है। ये छपाई नहीं है, ये धागे को पहले टाई एंड डाई करते हैं जी। जितनी बार ये इतने कलर हैं उतनी बार इनको टाई एंड डाई करके फिर धागे को लूम पे चढ़ाया जाता है, खड्डी पे चढ़ाया जाता है, उसके बाद बुना जाता है। बुनाई में 1 हफ्ता लगता है, टाई एंड डाई में 5 हफ्ते लगते हैं, तो टोटल 6 हफ्ते में हमारा कपड़ा निकल के आता है। तो एक बच्चों की उदासीनता, अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास जब बाहर की कंपनियों ने आज से कुछ साल पहले किया कि अरे जापान में ये चीज़ बनती थी अब नहीं बनती, इंडोनेशिया में ये चीज़ बनती थी अब नहीं बनती, कंबोडिया में इकत का काम आता था, क्योंकि इकत मतलब टाई एंड डाई वीविंग का जो काम था, जिसे गुजरात में पटोला, उड़ीसा में इकत और आंध्रा में तेलिया रुमाल के नाम से जाना जाता है। उन तीनों का मतलब है इकत, धागे को टाई एंड डाई करके वीव करना। टेक्निक सबकी सेम है जी। सिर्फ जो है कलर्स बनाने का या डिजाइन्स का वो फर्क है। पटोला भी कहते हैं लोग, उसे ज्यादातर आम भाषा में पटोला कहा जाता है। ठीक है। आज मैं यही कहता हूँ सरकारी तौर पे भी, क्योंकि मैं कुछ सरकारी संस्थाओं का मेंबर भी हूँ, कि भाई उन लोगों ने अपना एक तरीके से ट्रेडिशन को खत्म कर लिया जी। आज आप विदेश में जाएं, यूरोप में जाएं, कहीं भी बहुत मुश्किल है। आज उनके जो क्राफ्टमैन वीवर हैं वो म्यूजियम की प्रॉपर्टी है। अच्छा। वो आपको कहीं, अभी हम कंबोडिया गए थे, इंडियन एम्बेसी के थ्रू हमने, मैं और मेरा बेटा, एग्जीबिशन लगाने, तो उन्होंने उनको ऐसा संजो के रख रखा है कि जैसे वो उनकी ट्रेजर है, क्योंकि आज वो उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि जो चीज वो बनाया करते थे वो आज हम बना रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो वो डिजाइन्स आए तो हमने अपने वीवर्स को, शुरू में हमारे वीवर्स टाई एंड डाई वाले बड़े परेशान हुए, तो हमने कहा, तो आज हिंदुस्तान आज की डेट में उस स्थिति में है कि किसी भी कंट्री के जो काम जो खत्म हो चुका है उसको लेके, जैसे मेरे पास स्मिथसोनियन म्यूजियम से पुराने टेक्सटाइल के पीसीज आए कि साहब ये जापान में
अमेरिका में स्मिथसोनियन अच्छा, टेक्सटाइल मिसोनियन, ओके, म्यूजियम है। मिसोनियन। तो उनके पास आए, विक्टोरिया एल्बर्ट से आए कि साहब ये तो ख़त्म हो गई है परंपरा। तो कुछ डिज़ाइनर्स ने, अमेरिकन ने सोचा कि क्या हम इसको रिवाइव कर सकते हैं। तो वो सब जगह घूमने के बाद आज देख लीजिए, बांग्लादेश हो गया, चलो वहाँ एक वहाँ स्थिति भी अलग है। वो है। बाकी और देशों में तो उन्हें पता लगा कि इंडिया, जो हिंदुस्तान के, भारत के जो बुनकर हैं, उनमें ये दक्षता है कि वो किसी भी टेक्निक को, किसी भी परंपरा को अपना के उसमें काम शुरू कर सकते हैं। तो आज हमने काफ़ी अच्छे लेवल पे पिछले कुछ सालों में इस चीज़ को करा है। तो वहाँ अब देखिए, उनकी परंपराएं खत्म हो गई, आज वो लोग जिस चीज़ को तरसते हैं, पर हमारे यहाँ अभी भी है। पर क्या है, एक एक जो है, जो जिसे कहते हैं सरकारी तंत्र, जो मशीनरी है, ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या जो भी हैं, वो बहुत अच्छा सोचते हैं, करते हैं। पर जो आगे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, सबसे बड़ी परेशानी है कि उनको खुद नॉलेज नहीं है। आप देखिए, ये कोई टेक्निकल चीज़, कोई मशीन नहीं है। आप जो है जीते जाते आदमियों के साथ काम कर रहे हैं, आप ठीक है। मशीन के साथ काम नहीं कर रहे कि आपने बटन दबा दिए। मशीन भी वो चीज़ करने में फेल है जो हमारे बुनकर या हमारे प्रिंटर कर देते हैं, जी। या इस तरीके से करते हैं। तो आज जो सबसे बड़ी, जो मैं ये समझता हूँ, अच्छा, जो आप प्रदर्शनियाँ लगती हैं या जिस तरीके से आप देखते हैं कि सरकारी वो है, वहाँ भी वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। कैसे? ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए। उसमें ऐसा है कि वही मैंने कहा कि जो उनका सिलेक्शन करने वाले हैं, जो उनको लेके आने वाले हैं, उनको खुद भी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जो ठीक है, एक आपने क्राफ्टमैन वीवर को लिया, उसका आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसको आपने प्रमाण पत्र दे दिया, ठीक है। पर क्या आपने वहां जाके देखा कि वो किन स्थितियों में काम कर रहे हैं? आज हर पावर लूम का कपड़ा हैंडलूम करके बिक रहा है। पावर आज लूम इज? पावर लूम जिसमें खड्डी में मोटर लगी होती है, अच्छा। उसमें आदमी का काम नहीं होता। एक बार वो सेट कर लिया तो वो उसके हिसाब से वीविंग करता है, तो वो खड्डी नहीं रहता। मतलब उसमें बिजली का वो आ गया, उसमें जो है एक टेक्निकल वो बिल्कुल, हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मिल मेड नहीं कह सकते, क्योंकि मिल मेड तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया। फिर उसके बाद हमारा पावर लूम आ गया, रैपिड लूम आ गया, जेट लूम आ गया। तो क्या हो रहा है कि आज की चीज में जो प्रदर्शनियों में या जो चीज दिखाई जा रही है, वो ये दिखाया जा रहा है कि ये हैंडलूम है। तो या हैंड वोवन और हैंडलूम में फर्क है। देखिए, सबसे बड़ी बात बिल्कुल, ये बिल्कुल। कि हैंड वोवन में और हैंडलूम में ये फर्क है कि हैंड वोवन जो आपका पूरा खड्डी पे किया जाता है। फिर एक और मात्र हाथों से। हमारे यहाँ एक और समस्या है कि जैसे हिंदुस्तान में खादी बनाया गया और हैंडलूम बनाया गया, तो अब वो सारा मिक्सअप हो गया। अब यही सोचा जाता है जो खादी है वो हैंडलूम खड्डी है। पे बनाया जाता है, और हैंडलूम जो है पावर लूम पे बनाया जा सकता है। खादी और हैंडलूम में एक फर्क है। जी। खादी में रिवर्स ट्विस्टेड यार्न का जो चरखा हमारा चलता है, तकली जो चलती है, वो धागा उल्टा चलता है, जी। उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्विस्टेड यार्न। अच्छा। जो हैंडलूम में जो खड्डी पे कपड़ा या वो मिल का जो धागा बन के आता है, वो सीधा धागा होता है। दूसरी बात ये है कि जो खादी में है, हैंड वोवन और हैंड स्पन एंड हैंड वोवन, उसको खादी की कैटेगरी में रखा गया, और बाकी मिल मेड यार्न एंड हैंड वोवन प्लस पावर लूम, उसको जो है हैंडलूम में रखा गया। तो वो एक बड़ा जो है, एक जिसे कहते हैं कि उसमें भी सामंजस्यता नहीं आ पा रही है, क्योंकि उसमें समझ नहीं आ पा रहा है अच्छा। डिफरेंशिएट करने वाला। आप कहते हैं आम आदमी को नहीं पता, अरे जब आम आदमी को समझाने वाले को ही नहीं पता तो आम आदमी को क्या That's पता the point. लगेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं एक गुरु हूँ, मुझे पता है। आपने जो है, जब मैं ही अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं हूँ तो मैं आगे क्या क्लियर करूंगा? बुनकरों को भी, जो यंग जनरेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे को 14-15 साल की उम्र से बच्चा चाहिए जो 30 साल की उम्र तक अपने फादर, जिसे कहते हैं ना हम, कंटिन्यूइंग ट्रेडिशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, राइट, अंडरस्टूड। जो इसको मैं डेफिनेशन मेरी तरफ से मैं देना चाहूंगा, कंटिन्यूइंग ट्रेडिशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। तो उसमें कहीं ना कहीं ये कड़ी खत्म हो रही है। अब वो क्या हो रहा है कि वो बच्चा, कुछ आपके नियम ऐसे हैं कि 14 साल का बच्चा काम नहीं कर सकता। देखिए, इंडस्ट्रियल लेबर में
और एक बुनाई की क्षेत्र की, जिसे आप लेबर नहीं कह सकते, वो परिवार का काम है। सही मैं बात। अपने पिताजी की दुकान की गद्दी पे बैठता हूँ, वो कहते हैं मैं खाना खाने जा रहा हूँ, अब मैं स्कूल से आया, उन्होंने कहा 1 घंटा तू बैठ, तो वो एक कोई चाइल्ड लेबर नहीं हो गया। हम्म। तो इस चीज को हमारे यहाँ समझने में बहुत अंतर है। समझ ही नहीं पाए लोग, मैं देखता हूँ। और जो है वो जो चला, चलो वहाँ विदेश से आया, ये इंडस्ट्रियल लेवल है इंडिया में, तो एक तरीके से मैं तो ये कहता हूँ कि पीछे कुछ, मेरे कहने में तो ये षड्यंत्र रहा कि एक तरीके से हिंदुस्तान की सभ्यता को खत्म करने का। बिल्कुल। दूसरा, आज आप देखिए जो आजकल के, मैं किसी चीज को बुराई नहीं कहता, हर चीज में अच्छा है, पर जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है आज, वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ दौड़ रही है, पश्चिमी वस्त्रों की तरफ दौड़ रही है। तो इस चीज पे किसी का ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आप, मैं कहता हूँ कि चलो आपको फैशन है या कुछ है, या तो इंडिया में इतने हमारे पास वो है, जैसे आप देखिए पीछे आपने कुछ साल पहले देखा होगा, पेशावरी पैंट चली थी और जोधपुरी स्टाइल चला था, तो ब्रिचेस वाला, ब्रिचेस वाला, और टी वो शर्ट और कितना ब्रिचेस। आगे चला था, जी, पर वो तो आज उसको भी है। एक टाइम पे आके, हम्म। आज आप देखिए, आप विदेश का कोई ब्रोमोडो पहनते हैं या कोई पैंट पहनते हैं, वो हम्म। चली जा रही है, जी, उसमें कोई वो नहीं है। उसमें कुछ है नहीं। तो क्योंकि क्या है कि उन लोगों ने उसका वो दिया, एक तरीके से उसको प्रोत्साहन दिया या किया, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं है। बिल्कुल। हिंदुस्तान में इतनी वैरायटी है, मैं कह रहा हूँ कि फैशन को आप हर चीज को लाओगे तो आपको लगेगा कि ये तो फैशन है नया। सर बीच में मैं इंटरजेक्ट थोड़ा सा करना चाहूंगा, 2-3 सवाल, क्योंकि काफी सारी चीजें आपने बताई। एक तो सबसे पहले फैशन की डेफिनेशन, क्योंकि जो फैशन की डेफिनेशन जो आजकल हम दे रहे हैं और जिसके आधार पर ये 3/4 बर्म्यूडाज और ये पैंट्स, ट्रैक पैंट्स और ये कार्गोज, ये जीन्स, सब अलग अलग वेराइटीज हैं। उसके बाद फीमेल में से कहा जाता है कि पर्टिकुलर टॉप है, ये है वो। तो दैट इज अ वेरी वेस्टर्न डेफिनेशन। पहली चीज, मैं इंडियन फैशन क्या है असल में, क्या होता था और कपड़े के लिहाज से, मैं वो आपसे जानना चाहूंगा, पहली चीज। और दूसरा, मैं एक चीज पर और आपका चाहूंगा ध्यान कि आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, वो ये कि आपने कहा 14 साल का, 15 साल का बच्चा जो वो ट्रेडिशन को आगे लेके जाएगा, वो नहीं मिल रहा है। उसके पीछे का एक रीजन जो मुझे समझ में आता है, आई विल लाइक रिक्वेस्ट यू टू एलिबरेट दैट, कि उसको उस प्रोफेशन में आगे अपना फ्यूचर नहीं दिखता, और दूसरा, उसको उस प्रोफेशन में इज्जत नहीं दिखती है। पैसा अगर मान लीजिए मिल भी जाता है तो इज्जत नहीं है वो वाली जो किसी और जगह, वो एमबीए कर लेने के बाद एचआर में, मार्केटिंग में, किसी में, वो किसी किसी इसी प्रकार की अपैरल की कोई एक बहुत बड़ी चेन में वो सीनियर मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है, मगर अपने उसमें नहीं करेगा। तो ये जो एक रीजन है, मैं इस पे भी आपका टेक चाहूंगा, दोनों चीजों पे। स्टार्ट करते हैं हम पहली वाली चीज से, कि फैशन का जो डेफिनेशन। मतलब फैशन क्या है? फैशन का मतलब ये एक है ब्रांड, जी। जिसे कहते हैं, जिसमें शायद हम लोग फेल रहे हैं, मैं बड़ा उसमें कह सकता हूँ टू क्रिएट अ कि ब्रांड। हम उसको, आज की जो लोग हैं वो ज्यादा ब्रांड की तरफ जाते हैं, तो हम उस ब्रांड को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाए जो कि हम कर सकते थे। हम ब्रांड को डेवलप करने में हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने एक तरीके से उनके बाहर के आउटलेट ले लिए, हमने तैयार माल ले लिया। जी। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि बजाय हमने दिमाग लगाने के, बजाय अपने वो करने के, हमने कहा अरे यार कौन सरदर्दी लेगा बुनकरों के साथ, या आपने उसके साथ, ये देखो ठप्पा बंद है, इतनी जबरदस्त पब्लिसिटी है, सारा ये है, हर जगह आके वो होता है, और 10 रुपए के 40 रुपए हमें मिलते हैं, तो हम उस तरफ भाग गए, जिसे मैं कहता हूँ मोस्ट के पकी पकाई चीज पे हम चले गए। मार्केटिंग भी हम नहीं कर रहे हैं, वो हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ उनकी फ्रेंचाइजी लेनी है जी। एक आउटलेट लेना है और अपने एक कंप्यूटर लगा के बैठ जाना है। बिल्कुल। वो जो हमें इंडिया के वस्त्रों में, जिसमें मैं प्राइवेट सेक्टर को, हम लोगों को भी लिखता हूँ और सरकारी क्षेत्र को भी लेता हूँ, कि उस तरीके की जो एक गंभीरता दिखाई जानी चाहिए वो नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम इंडिया के वस्त्रों को, कपड़ों को या फैशन में प्रॉपरली नहीं ला पाए, और लाए तो धीरे धीरे निकल गए। अब जितने भी यंग फैशन डिजाइनर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, बजाय उन्होंने इंडिया के कपड़े को प्रमोट करने के या अपने कपड़े को, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है 1-2 साल करने में, फिर वो धीरे धीरे कंपटीशन में आ जाते हैं, अरे ये तो कपड़ा हमारा 200 रुपये मीटर पड़ रहा है,
चाइनीज कपड़ा 40 रुपए मीटर आ जाता है, तो वो धीरे 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 उसमें आ गए। तो उसमें हम सभी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें कोई ये नहीं है, किसी एक को दोषारोपण नहीं किया जा सकता। खरीदने वाला भी उसमें रिस्पॉन्सिबल है, बेचने वाला भी उसमें रिस्पॉन्सिबल है, बनाने वाला भी उसमें रिस्पॉन्सिबल है। और जहाँ तक अभी जैसे जो भी सरकारी जो है जो सहायताएं दी जाती हैं बुनकरों को, मैं अभी पीछे साउथ में काफ़ी तमिलनाडु वगैरह में G20 के उसमें घूमा, तो उन्होंने कहा कि साहब अब हमारे को तो बस स्कीम दे दी जाती है, हमें साल में 10 लोगों को तैयार करना है, तो वो तैयार भी वो क्या करते हैं, बस वो नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि जो आप ये बनाते थे, जैसे कर्नाटका में कसूती एम्ब्रॉयडरी बनती थी, अब कसूती एम्ब्रॉयडरी की जापानी और चाइनीज मशीन है, उनसे कपड़ा बन के आता है, चाइना से कपड़ा बन के आता है कसूती एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा, कसूती जो एम्ब्रॉयडरी कहते का हैं। वहां से आ रहा जी है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और तो मैंने उनको बोला, तो वो कहते हैं कि साहब बात यह है कि हम बना रहे हैं, हमारे पास कोई लेने ही नहीं आता, लोगों को पता ही नहीं है। काफी ऐसे क्राफ्ट हैं, जैसे हमारी कच्छ में साड़ी बना करती थी, इसी फैशन शो में मैंने साड़ी डिस्प्ले की थी, किसी को पता ही नहीं कि कच्छ में साड़ी बना करती है, खड्डी चला करती थी कच्छ में, सबको ये पता है कि शॉले बना करती थी, तो जो थार डेजर्ट की साड़ी थी, क्योंकि क्या है कि आज की डेट में वो जो काम करते हैं या जो बारीकी से काम करते हैं, उसकी जैसे कॉस्ट 14-15 हज़ार रुपए पड़ती है, तो वो धीरे धीरे लोगों ने लेना शुरू कर दिया। और कहीं ये हो गया कि फाइननेस में भी कमी है, थोड़ा कपड़ा भी ठीक है, पर हमारे हिंदुस्तान में, भारत में हर जगह का कपड़ा वहाँ के वातावरण के अनुरूप बनाया गया है। ज्योग्राफिकली बिल्कुल फिट होने के हिसाब से। जैसे मैं बनारस में गया, मैंने बुनकरों से कहा, मैंने कहा कि हम लोग यहाँ सिर्फ सिल्क बनाते हैं, क्यों हम कॉटन नहीं ट्राई कर सकते? तो उन्होंने कहा कि साहब गंगा नदी है, हवा में नमी है, जब हम अपना धागा खड्डियों पे चढ़ाते हैं तो स्टार्च लगा के चढ़ाते हैं ताकि वो टाइट रहे, क्योंकि हमारे पास और तो कोई जरिया है नहीं। वो कह रहे हैं पानी की नमी की वजह से धागा लटक जाता है, तो इस वजह से हमारे क्षेत्र में कॉटन नहीं बनाया जा सकता, हमारे यहाँ सिल्क ही बनाया जाएगा। बनाया जा सकता है। तो इसी तरीके से आप साउथ में जाइए जी। जो है, अब आपको शायद लोगों को पता नहीं कि सबसे अच्छा और सबसे जो फाइन खादी है वो आंध्र प्रदेश में बनता है, जो कि लोगों को नहीं मालूम किसी को। अगर आप उनकी क्वालिटी देख लोगे तो आपको लगेगा, क्योंकि जब हम, वही वाली बात है जैसे मेरे बेटे ने कहा कि बाहर वालों को कपड़ा बेचना आसान है, ज्यादा आसान क्योंकि है। वो समझते हैं उस चीज को। जी। एक हमारे खुद के बनाए हुए, अपने लोगों के बनाए हुए कपड़े को जो है हम लोग उतना अप्रिशिएट नहीं करते या उतना वो नहीं कर सकते, तो इसमें सभी लेवल पे कमियां हैं। सबसे पहले जैसे आजकल जो ब्रांड चल रहा है, ब्रांड के नाम पे भी आप देखिए, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, काफी कंपनियां हैं, स्क्रीन प्रिंट का कपड़ा होता है, हैंड ब्लॉक प्रिंट करके बेचा जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग की एक प्रोसेस है, और हैंड ब्लॉक वाला जो हाथ से किया स्क्रीन जाता था। प्रिंट देखिए क्या है, केमिकल है, केमिकल प्रिंटिंग है। जी। आपने एक स्क्रीन बनाया, डिजाइन बनाया, कपड़े पे रखा, उसको हाथ मारा, वो छप गया। हमारा जो लकड़ी का ब्लॉक बनता है 6 इंच बाय 6 इंच का, 8 इंच बाय 8 जी इंच जी का, जी बिल्कुल। और जो हम वेजिटेबल डाई के कलर लगाते हैं, छापा उसको जाता है। ऑक्साइड करके जो छापा जाता है, शरीर के लिए भी वो फायदेमंद है, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। जो आज हम ये कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी कह रहे जी हैं, जी जी जी। और जो है ना समाज को उठाने की बात कर रहे हैं, वो सब तो हमने छोड़ दिया। आज सब बड़े बड़े मिल वाले या सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर जो हैं इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं। हम गांव में जाके ये कर रहे हैं, आप गांव में जाके क्या कर रहे हैं? जो गांव में जाने वाले बुनकर हैं, आपने उनको तो प्रोत्साहन दिया नहीं, उनको तो दिया नहीं। आज कितनी मोदी सरकार आने के बाद कितनी योजनाएं शुरू करी गई, कितना ये हुआ कि कारीगरों को, पर वो क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन करने वालों को जब तक जानकारी नहीं होगी, जब तक आपने सिर्फ सर्टिफिकेट देख के, आप इसके पास क्राफ्टमैन वीवर का सर्टिफिकेट है, उसके अलावा आपने क्या देखा कि वो कहाँ काम करता है, किन स्थितियों में काम करता है। मैंने भी वस्त्र मंत्रालय में काम करा है, मैं भी गाँव गाँव घूमा हूँ। जब हम लोग जाया करते थे तो हम देखते थे कि भाई जो है क्या नाम है, काम कर रहे हैं क्या। एक बार मेरे पास, एक बहुत साल पहले की बात है, क्राफ्टमैन आ गया कि ये हमने कपड़ा नेशनल अवार्ड के लिए सबमिट करा है, हम ब्लॉक प्रिंटर हैं।
मैंने कहा अच्छा, मैंने उससे प्रोसेस पूछा, फिर मैंने उसको बोला अपने हाथ दिखा, तो सब मेरे लोग हैरान थे। जो प्रिंटर होगा, डाई का, वेजिटेबल डाई का काम कर रहा होगा, उसके नाखूनों में, आम आदमी के नाखूनों में फर्क होगा, उसके नेल्स में और केमिकल डाई वाई के काम करने के नेल्स में फर्क होगा। क्या फर्क होता है जी? अलग अलग होता है। जैसे देखिए, जो केमिकल में काम करता है उसकी स्किन अलग तरीके से होती है। एक जो नेचुरल डाइज में उसमें काम करता है तो उसमें एक हल्का सा गुलाबीपन जो है नाखूनों में रहता है, क्योंकि वो स्किन को नुकसान नहीं करता उसमें। तो इस मतलब वही यही है कि एक तो आपने ऐसे ही बांटना, और एक जाके वाकई में आपने देखना और उस चीज को प्रोत्साहन करना, उसका प्रोत्साहन। बिल्कुल। जैसे हमने उस टाइम पे कच्छ में जाके दोबारा हमने पूरा देखा कि इंडिया में क्या, इंडिया का था कपड़ा बाहर विदेशों में जाता था और वहां से उसके बाद काम होके यहीं वापस आता था। तो आप देखिए ना कितनी पुरानी हमारी सभ्यता और कल्चर है, कि जिसमें आप देखिए कि आज भी आप अजंता एलोरा की गुफाओं में जाएंगे ना, तो वो आपको दिखाएंगे जो हमारा तेलिया रुमाल है जी। जिसको हम अपना साउथ का टाई एंड डाई बोलते हैं, साउथ का इकट बोलते हैं, उसकी पेंटिंग की ड्रेसेस दीवारों पे कलर के साथ बनाई हुई है आज भी। तो सारे वेजिटेबल डाई के कलर हैं जिनको इस्तेमाल किया हुआ है। और आज भी जिसे हम डबल इकत बोलते हैं, डबल इकत मतलब है जिसमें वार्प और वेफ्ट के दोनों धागों को टाई एंड डाई करके तब खड्डी पे चढ़ाया जाता है। सिंगल इकत तो ये होता है कि सिर्फ हमने ताने के धागे को टाई एंड डाई करा और बाने में प्लेन धागा चलता है, तो उसे सिंगल इकत और डबल इकत के नाम से। ये जो आपने पहना है ये डबल इकत है? ये डबल इकत है, इसके वार्प और वेफ्ट में ये है, ताने और बाने तो दोनों। हाँ, तो अब इसमें जैसे ये वाला कपड़ा है तो इसमें फाइन कॉटन हमने, जैसे भाई के विदेश में जैसे चाहिए उनको रफ कपड़ा नहीं चलता, हमारे यहाँ कलफ वाला कपड़ा चलता है। विदेश में हमें कलफ निकाल के देना पड़ता है, क्योंकि जब हमारा खड्डी पे कपड़ा आता है, चाहे कॉटन हो या सिल्क हो या वूल हो, वो कड़क आता है, क्योंकि धागे को हम लोग पहले स्टार्च करते हैं ताकि उसमें स्टिफनेस रहे, वो खड्डी के ऊपर तना रहे वीव करने के लिए, तो वो हमें निकाल के। तो ये मतलब जो है, सबसे पहले मैं तो कहूंगा लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ डिसीजन मेकर्स बाय द वन रिस्पांसिबल, जिनको हम जिम्मेदार समझते हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए, उन्हीं की खुद की मेरे ख्याल से समझ जो है वो उतनी नहीं है जितनी शायद अपेक्षा की जाती है। मतलब आज हम शायद इस चीज को नहीं समझ पा रहे, पर आगे अगले 10 साल में हमारे को भी धीरे धीरे रियलाइज होने लगेगा, जो विदेश वालों को हो रहा है, कि हम अपने क्राफ्टमैन वीवर्स को म्यूजियम में सेव करके रखेंगे कि भाई ये है जो है, ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता। सबसे आखिर में जनाब एक बस मेरा आखिरी सवाल वो ये कि आपने अभी जैसे बात करी कि बाहर के लोगों को बेचना आसान होता है, मैं उसके लिए ये रीज़न ये समझता हूँ कि उन लोगों को जानकारी है और वो उस कपड़े को समझते हैं ऐसे कि उनको उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। अब अगर वही व्यक्ति, मैं काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी जिसमें कि फॉरेनर्स आते हैं बाहर से, वो लेना चाहते हैं, बाहर से कोई व्यक्ति आया, इंडिविजुअली दे वांट टू बाय, उसमें ब्लफ बहुत है, कोई कपड़ा बोल के कोई बेच दिया, और जो सेट पैटर्न अभी तक कहानियाँ चली आ रही हैं दंत कथाओं की तरह के जी, वो एक रिंग में से निकल जाता है तो एक कोई रिंग ले ली, उसमें से थान निकाल दिया कि पश्मीना हो गया। अब उनको आइडिया नहीं है। सवाल है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्लोथ्स, ऑफ फैब्रिक्स, ऑफ हैंडलूम्स, ऑफ द थ्रेड्स, इसका, और उसी के साथ साथ सेल करने के लिए मार्किंग, हम चाहे लेते हैं ISI मार्क, FSSAI की मार्किंग होती है खाने पर, कपड़े पे क्यों नहीं ये है? नहीं, कपड़े पे भी है हमारा, जैसे हमारे पास जो है हम ये उसका देते हैं, ये हैंडलूम मार्क का हमारा मिलता है। ओके। हाँ, जिसमें ये है कि सरकार की तरफ से मिलता है, उसमें सरकारी लेबोरेटरीज में हमें कपड़ा भेजना पड़ता है और वो हमारे को बकायदा कोड नंबर के साथ से दे। इसी तरह सिल्क मार्का है, इसी तरह वूल मार्का है, जिसका काफी अब इस सरकार आने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ा है। ठीक है सर, मेरा सवाल जो है बुनियादी वो ये है कि क्या वो मैंडेटरी है हर व्यक्ति के लिए, अगर वो कपड़ा बना रहा है तो उसके लिए लेना? नहीं, उसमें ऐसा है कि दो चीजें हैं उसमें। अगर लोकल मार्केट में आप ये कहते हैं कि ये हैंड वोवन है या ये कारीगरों का बना हुआ है, तो एक लोगों को बताने के लिए, एक ऑथेंटिक
चीज करने के लिए है। ठीक है। हाँ, और अगर आप विदेश में उसको भेजते हैं, निर्यात करते हैं, तो वो आपके लिए मैंडेटरी है, अगर आप उसमें हैंड वोवन लिख के भेज सर रहे हैं बिल्कुल, तो। मैं ये आम लोगों की समझ के लिए, जी एक ठेली में बेचने वाला सेब और एक किसी मॉल में कोई सुपरमार्केट होता है, उसपे बिकने वाला सेब जिसके ऊपर क्वालिटी टेस्टेड वाला एक छोटा-सा जी स्टिकर चिपका होता जी। है ना सर? मेरा सवाल कपड़े को लेकर ये है हम्म, कि मैंडेटरी एक मार्क, एक स्टैंडर्डाइजेशन हर कपड़े के लिए, जिसमें ये पता हो कि हाँ, ये कपड़ा सिंथेटिक है, ये कपड़ा पश्मीना है ही नहीं। वो कपड़ा जो है वो उसकी उसकी एक स्पेसिफिकेशन ये है कि जी ये जी कपड़ा है। जी। तो वो ब्लफ खत्म करने के लिए मैं कह रहा हूँ, हम्म, बाहर भेजने के लिए तो मुझे पता है कि वो करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ दे हैव सर्टेन क्राइटेरियाज़। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। क्या वो है? और अगर नहीं है तो क्या हो सकता है संक्षेप में? उसी में ये है कि उसमें सबसे बड़ी बात वो हमारी वही आ जाती है कि ब्रांड डेवलपमेंट की, कि उसके लिए हमारे कोई एक स्पेसिफिक हमारा ये हो गया। देखिए, हमारी लोकल मार्केट में ये करना बहुत मुश्किल है, ओके। जिस तरीके से इंडिया की हमारी पॉपुलेशन या मगर सर वो बेशक है, तो लोकल मार्केट में है। उसमें हमारे को लोकल मार्केट में अवेयरनेस, वही वाली बात है ना, अवेयरनेस। जैसे इस सरकार के आने के बाद बहुत अवेयरनेस आपने देखी होगी कि जगह जगह होता है, सरकार की तरफ से होता है। जैसे अब विंटर्स आएंगी तो वो कहेंगे कि वूल मार्क की शॉल लीजिए। अब आप देखिए वूल मार्क में अभी तक पहले क्या हो रहा था, आप आज से 10 साल पहले की, 15 साल पहले की स्थिति बना लीजिए कि मिलों के कपड़े पे वूल मार्क का निशान आया करता था, लोइयों पे वूल मार्क का निशान आया करता वो था। ऐसे हाँ, ना। वो ऑथेंटिक नहीं था। अच्छा। हाँ, आप उसको उठा के टेस्ट करा लीजिए, वो नहीं था। अब जाके जो है वही वाली बात आ गई कि उसमें कितना सिंथेटिक है, जो हमारा, या हम कॉटन बनाते हैं, या हम सिल्क बनाते हैं, या हम वूल बनाते हैं। अगर हम बुनकरों की दृष्टि से देखें तो इसमें हम कोई मिक्स नहीं करते हैं। ओके। उसमें जो है बड़ा स्पेसिफिक है, क्योंकि हमारी जो खड्डियां हैं, पुरानी खड्डियां हैं, वो उस धागे को एक्सेप्ट नहीं कर सकती अगर वो मिला हुआ होगा। तो उसमें हमारे को खालिस उसका ये है। तो इसी के लिए है कि एक तरीके से जो सरकार की तरफ से ब्रांड डेवलपमेंट होता है, तो उसमें देने वाले कितने सीरियस हैं, बनाने वाले कितने सीरियस हैं, फिर बात वहीं आ जाती है। क्योंकि आखिरी में इफेक्ट बुनकरों के ऊपर पड़ता है, जी। बना के उन्होंने देना है, उन्होंने करना है। अगर वो उस, सबसे बड़ी बात है जब दाम के ऊपर बात आ जाती है। आज हमारे पास ट्रेजर है, लोग काम करने को तैयार हैं, पर हमारे पास मार्केट नहीं है। बिल्कुल। तो ये बहुत जबरदस्त समस्या है। जो यंग बच्चा जो आज इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, या तैयार नहीं कर रहा है, या वो और चीजों में जा रहा है, और चीजों में दे रहा है। ठीक है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, पर सुविधाओं के साथ साथ वस्त्र परंपरा का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी जी। है। और मेरे ख्याल से वंशानुगत एक चीज़ है जो कि वंश दर वंश जिस तरह से कोई पारंपरिक चीज़ें चली आती हैं, वो उसकी भी ज़िम्मेदारी एक ये होती है। मगर निजी स्तर पे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं उस बच्चे को भी शायद इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा पाऊँगा हाँ 1% बिल्कुल। भी, कारण क्योंकि उसने जो अपने परिवार में, घर में जो दुर्दशा की कहानियाँ सुनी सुनी या देख रहे हैं। हाँ, या फिर उसके बाद आज की जो परिस्थिति वो देख रहे हैं, और इतने अच्छे आर्टिस्ट होने के बाद, इतनी कोई स्पेसिफिक और इतनी फाइन कोई क्वालिटी की चीज़ बनाने के बाद भी, जब उनको ये पता है कि एट द एंड ऑफ द डे उनके हाथ में वो बाहर हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महँगा बेचा बहुत जाए, महंगा बजा। मगर उनके हाथ में वही जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है वही पैसा है, तो वो नहीं करना चाहेगा। तो प्राइमरीली इसके लिए जो एक सोशल अंडरस्टैंडिंग है, हमको उसे बदलना पड़ेगा। अब मैं जैसे बताता हूँ, जब मैं संदीप मारवा जी के पास आके मिला था पिछली बार, और मैंने उनको बताया हम इस तरीके का काम करते हैं, तो बड़ा उन्होंने कहा कि हम, हाँ, आपके लिए वेलकम है। क्योंकि ऐसे लोग हमें चाहिए जो इस चीज को प्रोत्साहन दें, समझें, और उसको आगे बढ़ावा देने का अपनी तरफ से प्रयास करें। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात इसमें ये है, देखिए पूरा सामाजिक काम है ये, हमारा कोई सिर्फ कमर्शियल नहीं है, इसमें हमारा समाज का है। जैसे हम एक तरफ कहते रहते हैं कि जी हाँ ठीक है, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, पॉल्यूशन कम होना चाहिए, ये जो है, या हमारे को जो है एक विलेज डेवलपमेंट होना चाहिए, या सोसाइटी का वो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें है। इस चीज को बनाने वाले समझें, बेचने वाले समझें, और सबसे बड़ी बात है, जैसे आपका है मारवा स्टूडियो है, या AFT है, जो मारवा साहब कर रहे हैं, कि इस चीजों को बताना
अभी मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आपका लेक्चर कराना है कि जो आने वाले फैशन डिजाइनर बच्चे हैं उनको भी इस चीज का पता होना उनको चाहिए, फैब्रिक का अंदाजा उनको रहे, जो फैब्रिक का फैब्रिक डेवलप हाँ करवाएं कहीं से, हाँ। तो उनको ये तो वो आइडिया रहे आजकल कि हर कोई जाते हैं कि वो दिखाते हैं जिसमें 60% चाइनीज फैब्रिक होता है, सूरत का माल होता है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ही लोग निकल पाते हैं, बाकी सब वही भेड़ चाल में चले जाते हैं, वो तो इजी उस भी चीज है को क्योंकि बात अभी तक सारा माहौल वैसा बन गया ना हाँ उसके इर्द गिर्द। हम्म, वो एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हो गया कि आपको कपड़ा भी इजीली आप स्कोर कर पा रहे हैं वो, हम्म, और उसके साथ साथ फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सारी चीज़ें हैं, उस पे काम करना भी लोगों के लिए आसान हो गया। उसी के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग की जो बात कही आपने वो भी सबका सेट है, इट्स वेरी ईजी। अब इसके लिए आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा ना। इसी के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, आपने बातचीत की। और सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद मैं आपका प्रेषित करना चाहता हूँ वो इसलिए कि अभी जो एक तस्वीर आपने मेरे सामने रखी कि किसी म्यूज़ियम में काँच का वो एक बैरिकेड, और उसके उधर कोई व्यक्ति इतने लंबे समय से अपने घर में बैठ के बुने जाने वाली चीज़ों को बुन रहा है ताकि लोग केवल देख सकें। देखें तो वो एक्सटिंक्शन की जो एक चीज़ है ना, वो चीज़ एक्सटिंक्ट ना हो जाए। बेशक आप कर व्यवसाय रहे हैं, कोई अगर प्रथम दृष्टया देखे तो व्यवसाय मान सकता है, बिल्कुल। मगर उसके अलावा भी उस व्यवसाय में भी जो एक सामाजिक समझ और एक नैतिक जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मारवा साहब का धन्यवाद कि उन्होंने मौका दिया, हम यहाँ आए और इस चीज को हमने बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि जिस कपड़े को अभी भी आप कहीं ना कहीं जहाँ भी होंगे देख रहे होंगे, तो कोई ना कोई कपड़ा पहना होगा आपने। कभी हम नहीं सोचते इस चीज़ को कि कहाँ से वो आ रहा है और क्या उसका ओरिजिन है, और क्या-क्या रंग, क्या-क्या डिज़ाइन्स और क्या-क्या अलग-अलग फैब्रिक है, जो कि ख़ासकर मूलतः भारत का है। कितना वो बनाया जा रहा है, कितना नहीं बनाया जा रहा, और जो ये सो कॉल्ड ब्रांड्स जिनकी हम बात करते हैं, या फिर ये बहुत वेस्टर्नाइज़्ड कांसेप्ट ऑफ फैशन की जब हम बात करते हैं, तो क्या ये हमारी खुद की सोच है या फिर एक कोई ऐसा बीज था जो कहीं से फेंक दिया गया, और क्योंकि ज़मीन बहुत उपजाऊ थी तो वो उपज गया? अब वो पेड़ किसका है? क्या वो आने वाले समय में वटवृक्ष बनेगा कि औरों को भी सहायता दे, छाँव का काम करे, या फिर एक ऐसा वृक्ष बनेगा जो आस-पास का पानी भी सोख ले? तो ये थोड़ी-सी सोच और समझ की बात है। मुझे लगता है कि आप इतने विचारवान हैं कि इस बारे में सोच पाएँगे। अगली बार जाएँ कहीं तो कोशिश कीजिए कि ऑथेंटिक कोई कपड़ा जो है उसके बारे में बात करें, किसी एक बुनकर से मिलें, उससे कुछ चीज़ खरीदें। आपके घर में फेस्टिवल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसके लिए वहाँ से स्कोर करें। और बाकी मैं विचित्र एक्सपोर्ट्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। आप चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके के हैंडलूम या किसी भी चीज़ के लिए, अगर समझना ही चाहते हैं तो उसके लिए भी। बाकी आज के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखें, आस-पास जो लोग होंगे उनसे प्यार करते रहें, सफाई रखें आस-पास और देखते रहें एमएस टीवी। धन्यवाद।